पेपर 2 वेरिएंट 2। ये 15 मार्क वाला सवाल है। हमने जैसे पेपर पैटर्न एक दफा डिस्कस मैंने आपको बताया भी है कि भाई पहला 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से, फिर दो 15 मार्क वाले एक सवाल आता आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर से ही, एंड देन लास्ट में कॉस्टिंग का एक सवाल आएगा 30 मार्क का। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर अगर एग्जामिनर चाहे तो पूरे 30 मार्क का सवाल भी दे सकता है। जैसे हमने पीबीडी का भी टॉपिक किया था, तो पीबीडी टॉपिक इतना बड़ा नहीं है कि उसके ऊपर एक 30 मार्क का सवाल बन के आए। हाँ, पीछे पास पेपर्स के अंदर एक आध सवाल जरूर ऐसे हैं जो पूरे 30 मार्क के पीबीडी से रिलेटेड है, लेकिन नॉर्मली वो टॉपिक अब इतना बड़ा नहीं है। और खासतौर पे जो रिसेंट पास पेपर्स है उसके अंदर वो 15 मार्क का ही आता है। और लेकिन दोनों ही जो टॉपिक्स है, पीबीडी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये अगर खुद इनका पूरा सवाल नहीं आएगा तो ये किसी ना किसी टॉपिक के साथ मिल के जरूर आएंगे। हो सकता है पीबीडी अगर अलग से टेस्ट नहीं हो रहा तो वो किसी और टॉपिक के अंदर मिला के उसको जरूर टेस्ट कर लेगा। एंड सेम गोज फॉर डेप्रिसिएशन। सो हमारा जो पहला सवाल है, दिस इज बटलर। कहता है भाई, बटलर ऑपरेट्स अ स्मॉल बिजनेस एंड देन he has provided the following information for non-current assets at 31st July 2016। अब अगर 31 जुलाई 2016 की यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये क्या मतलब है, ये इसकी क्लोजिंग डेट बताई हुई है। हमें अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट बताई हुई है। अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट क्या बताई हुई है भाई? अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट अगर 31 जुलाई 2016 हो गई है, 31 जुलाई 2016, तो इसकी ऑटोमेटिकली ओपनिंग डेट क्या बन जाएगी आशिर? अगर एक अकाउंटिंग ईयर एंड 31 जुलाई 2016 को हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जून। 1 जून, फर्स्ट में 1 मई। जी निहाल, अगर अकाउंटिंग ईयर एंड 31 जुलाई 2016 को हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा? वेट नहीं, 1 सितंबर। 31 जुलाई 2015। नहीं। हाँ, फिर आशीष तुमने क्या कहा? फिर से फर्स्ट कहना। सितंबर फर्स्ट नहीं, सितंबर अभी भी गलत है। निहाल, आप क्या कह रहे हो? 31 जुलाई 2015? नहीं। ये 1 जुलाई 2015। नहीं, 1 जुलाई 2015 भी नहीं भाई। खत्म अगर 31 जुलाई 2016 को हो रहा है तो ठीक एक साल पीछे जाओ ना, ठीक एक साल पीछे जाओगे तो अगर अकाउंटिंग ईयर खत्म अगर 31 जुलाई 2016 को हो रहा है तो इट वुड हैव स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 2015। ये बना ना अकाउंटिंग ईयर भाई। पहले 1 अगस्त 2015 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा, तभी जाके वो 31 जुलाई 2016 को खत्म होगा। है तो हमारे पास अकाउंटिंग ईयर है 1 अगस्त 2015 से लेके 31 जुलाई 2016 वाला, और क्लोजिंग डेट के ऊपर उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट कितनी गिवन है? कॉस्ट हमारे पास गिवन है 1,95,000। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि अब तक जो तमाम प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, जो टोटल डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज हुई हुई है एट द ईयर एंड, वो कितनी हुई है? वो 68,250 चार्ज हुई हुई है। ये वो है जो ऑलरेडी चार्ज हुई हुई है। फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 जुलाई 2017, अब ये अगले अकाउंटिंग ईयर पे चला गया। पहला अकाउंटिंग ईयर जो उसने हमें बैलेंस दिया वो क्या दिया? उसने हमें 31 जुलाई 2016 की क्लोजिंग बैलेंसेस दिए, ये वाले। और फिर कहता है कि इसका जो अगला साल यानी 31 जुलाई 2016 को अकाउंटिंग ईयर ये क्या हो गया? खत्म हो गया। कहता है इसका जो अगला साल लगा जो कि स्टार्ट हुआ होगा ऑब्वियसली 1 अगस्त 2016 को और एंड होगा 31 जुलाई 2017 को, उससे रिलेटेड ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017 ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रांजेक्शन पढ़ें, ये बात आप लोगों के लिए समझना लाजमी है कि जो हमारे पास लेट से ये वाला अकाउंटिंग ईयर 1 था, लेट से मैं इस ईयर को कह लेता हूँ, ये है ईयर 1। ईयर 1 की 31 जुलाई 2016 को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, इस अकाउंटिंग ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है कब? जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2016 को, तो ये वाला क्लोजिंग बैलेंस इस वाले अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, हम जब इवेंट टी अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं भाई? बैलेंस सी डी लिखने के बाद क्लोजिंग डेट के ऊपर फौरन उसी अमाउंट को यहाँ नीचे बैलेंस बी डी में लिख देते हैं। तो जो भी पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? वो अगले साल का ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये हर चीज के लिए है, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए नहीं है। किसी भी चीज का अगर आपके पास बैलेंस गिवन है पिछले साल की क्लोजिंग डेट का, जैसे इस केस में हमारे पास 31 जुलाई 2016 के बैलेंस गिवन है, कॉस्ट के और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, तो ये बैलेंस ऑटोमेटिकली अगले साल के क्या बन जाएंगे? ये बैलेंस अगले साल के ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो एक तरीका तो इसको समझने का ये है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी ये जो कॉस्ट 1,95,000 या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 68,250 गिवन है, मैं अगर ये कहूं कि ये 31 जुलाई 2016 की क्लोजिंग बैलेंस है तो भी ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि ये 1 अगस्त
2016 के ओपनिंग बैलेंस है तो भी मैं ठीक हूँ, क्योंकि ये जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का क्या बन जाएगा, वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। अब जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हुई है उसके बारे में क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन के बारे में कहता है मशीन वॉज सोल्ड, कहता है कि इस अब जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर ये वाला स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2016 से लेके 31 जुलाई 2017 वाला, उसमें कहता है कि भाई एक मशीन सोल्ड हुई है, कितने की सोल्ड हुई है। अब यहाँ पे जरा वर्डिंग्स को बहुत गौर से समझिएगा। अब मशीन वॉज सोल्ड फॉर $25,000, अगर लिखा हुआ है ना कि मशीन इतने की बिकी है, तो जितने की मशीन बिकी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस मशीन की सेल्स प्रोसीड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैंने ये मशीन, एक मशीन, बहुत सारी मशीनें होंगी जिसका टोटल बैलेंस, जिसकी टोटल कॉस्ट का बैलेंस 1,95,000 था, उसी में से एक मशीन उठाई और कितने की बेच दी, $25,000 की बेच दी। अच्छा अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है जब ये मैंने मशीन बेची तो फिर कहता है कि मुझे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 3,000 का लॉस हुआ। So there was a loss on disposal of $3,000. The machine had been purchased on 28th May 2016. अगली इंफॉर्मेशन क्या है, अगली इंफॉर्मेशन डेट ऑफ परचेज गिवन है। ये क्या गिवन है आपके पास, डेट ऑफ परचेज बताता है कि भाई, फिर से मैं ट्रांजेक्शन रिपीट कर रहा हूँ, मशीन बेची कितने की, 25,000 की बेची। जब बेची तो कहता है मुझे 3,000 का नुकसान हुआ, और फिर आगे कहता है कि भाई ये मशीन मैंने खरीदी कब थी, कहता है मशीन मैंने खरीदी थी 28 मई 2016 को, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017 बेच दी है और 28 मई 2016 को खरीदी थी। तो इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर मैं कह सकता हूं, अगर आपने ये मशीन लिखा हुआ है 28 मई 2016 को खरीदी है, तो मुझे बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 28 मई 2016 ये जो पहला अकाउंटिंग ईयर है जिसको मैंने ईयर 1 लेबल कर लिया अपने पास, ये इसी के अंदर खरीदी होगी, क्योंकि 28 मई 2016 इसी अकाउंटिंग ईयर के बीच बीच में आया है ना। लेट्स से 1 अगस्त 2015 से लेके 31 जुलाई 2016 के दरमियान में ही 28 मई 2016 हमारे पास आया है, पिछले साल ही। यानी पता क्या चला, पता ये चला कि भाई एक मशीन जो कि आपने 28 मई 2016 यानी कि पिछले अकाउंटिंग ईयर के अंदर खरीदी थी, अगले अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने उसको बेच दिया। कितने का बेचा, 25,000 का बेचा, और जब बेचा तो 3,000 का आपने लॉस ऑन डिस्पोजल भी उठाया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आगे सेकंड इंफॉर्मेशन देता है दैट अ मशीन वाज परचेज्ड बाय चेक। अब ये देखो, एक मशीन बेच दी है तो कहता है कि एक मशीन खरीदी भी है, कितने की खरीदी है, कॉस्ट बता रहे हैं 37,500 की हमने कह रहे हैं नई मशीन खरीदी है। द फॉलोइंग कॉस्ट विल आल्सो इंकर्ड फॉर द न्यू मशीन। पहले कहता है एनुअल इंश्योरेंस हमने पे की है 2,825 की, और फिर कहता है कि हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी पे किए हैं। अच्छा अब मैं जरा सा अगर आपसे पूछूं कि आपने एक चीज पढ़ी थी, एक डेफिनेशन पढ़ी थी आशिर, स्पेशली आपसे क्योंकि आपने एकदम रिसेंट पढ़ी है, हमने पढ़ा था कि दो किस्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फर्स्ट वन बीइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था आशिर, जरा जी दोनों के जी। अंदर डिफरेंस बता दो क्या होता था। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट, कॉस्ट के अंदर क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या होगा कॉस्ट के कॉस्ट के अंदर, अंदर कंट्रीब्यूट करता बिल्कुल। और जरा डेफिनेशन बताओ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या थी। है। expenditures which are मतलब वो expenditures जो तब होते हैं at the time of purchase। हाँ, नहीं नहीं बेटा, ये ठीक है, बात इनिशियल बात तुमने सही कह ली, लेकिन तुम्हारी डेफिनेशन तो बिल्कुल, मैं उसको 10% भी नहीं कहूंगा जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, या क्योंकि तो जो गुड्स हैं उनको गुड्स की तो यूजेबल बेटा कंडीशन नहीं में नहीं लाने नहीं की। बेटा, गुड्स की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, बात किसकी हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन करंट एसेट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट एंड मशीनरी। तो गुड्स को तो अपने जबान से ही निकाल दो, अपने अभी पूरे डेप्रिसिएशन के टॉपिक में यू आर नॉट कंसर्न विद गुड्स, रादर यू आर कंसर्न नॉन विद करंट नॉन करंट एसेट्स। एसेट। इवन आपके कई जगह इसको डेप्रिसिएशन को हम अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। और हम्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, नॉन करंट एसेट से लेना देना है। हाँ तो आप क्या कह रहे थे। दोज एक्सपेंडिचर्स जिसके अंदर नॉन करंट एसेट्स को यूजेबल कंडीशन में लाते हैं। तो ये अभी 25% बात हो गई, बाकी 75% और चीज भी थी उसके अंदर। सो ठीक है आपने उसकी जो इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट होती है और बाकी कॉस्ट। हम्म, बाकी कॉस्ट कौन सी वाली, यू हैव टू मतलब ठीक है आप पहुंच गए हो, सही है, आपको याद है 50% आपको याद है, सही कह रहा आप बिल्कुल। Capital expenditures are those expenditures which the business incurred at the time of purchase of non-current asset। ये बात आपने बोली 25%, मैंने बोला आपकी बात ठीक हो गई। फिर आपने बोला all the expenditures incurred on the non-current asset to bring the non-current asset into its current and usable condition।
ये दोनों बातें भी आपने कह ली, 50% बात मैंने बोला, आपने बिल्कुल ठीक कह लिया है। लेकिन फिर एक और बात भी थी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो मैंने लिखवाई थी, कि ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स which improve the useful life of the non-current asset or which enhances the performance of the non-current asset are also capital expenditure। तो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक थी, ये दो बातें उसके अंदर और ऐड होना रहती थी। तो खैर, अब यहाँ पे मशीन कह रहा है आपने खरीदी है 37,500 की, ठीक हो गया, और कॉस्ट ऑफ एनसीए, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट बराबर होती है किसके, ये हम लोग पढ़ के आए। इवन निहाल आपने टॉपिक का नोट्स पढ़े तो उसके अंदर लिखा हुआ था, पढ़ा है ये बात, याद है क्या लिखी हुई थी? कॉस्ट ऑफ एनसीए इज इक्वल टू व्हाट? जी निहाल। कॉस्ट ऑफ एनसीए समझा नहीं मैं। नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट होती है उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, छोटा सा नोट्स मैंने आपको भेजे थे, इन्हीं नोट्स के अंदर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एनसीए के लिए। ये रहा एकदम सामने फर्स्ट पेज के ऊपर, क्या है? कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू द परचेज प्राइस प्लस ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पे आपने जो परचेज प्राइस यानी कि जो आपने पैसे पे किए हैं एसेट खरीदते वक्त, वो कितने पैसे पे किए? आपने पैसे पे किए 37,500, दिस इज द परचेज प्राइस। लेकिन इसके अंदर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ऐड नहीं करोगे आपके पास कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट निकल कर नहीं आएगी। तो इस केस के अंदर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ एनसीए होगी वो किसके बराबर है? परचेज प्राइस विच इज 37,500, यहां से उठाई मैंने 37,500, और इन दो एक्सपेंडिचर्स में से अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या एनुअल एक्सपेंडिचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या क्या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? तो अभी जैसे बात हुई, एनी कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स करंट एंड यूजेबल कंडीशन। तो भाई इंश्योरेंस दिए बगैर भी एसेट अपनी यूजेबल कंडीशन में आ सकता है, मैं एसेट को यूज कर सकता हूँ। इंश्योरेंस तो एक तरीके से देखा जाए, इंश्योरेंस तो मेरी ऑप्शनल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेना चाहूं तो ले लूं, ना लेना चाहूं तो ना लूं। लेकिन विदाउट द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, अगर मैं मशीन को सही से इंस्टॉल नहीं करवाता तो मैं क्या उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। एसी बिना इंस्टॉल हुए इस्तेमाल हो सकता है? नहीं इस्तेमाल हो सकता। इसी तरीके से मशीन्स भी जो कि जिनकी इंस्टॉलेशन लाजमी होती है उनको बगैर इंस्टॉल करा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दिस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर and hence so it should be included in the cost of non current asset। यानी कि अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई ये मशीन आपने कितने की दी है, तो भले मेरी परचेज प्राइस 37,500 थी, लेकिन क्योंकि मैंने एक ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया है जो कि लाजमी है इंकर करना है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स करंट एंड यूजेबल कंडीशन, तो वो वाला एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? ऐड होगा। 37,500 प्लस 4,500, 42,000 will be the cost of non-current asset, that will be the cost of machine। अच्छा, अब अगर किसी के दिमाग में सवाल है कि सर एनुअल इंश्योरेंस क्या ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये तो आपका डे टू डे खर्चा है। इंश्योरेंस आपको एयर टू एयर बेसिस पे पे करनी है। तो आपने एक मशीनरी की एक साल की इंश्योरेंस, ठीक है, 2825 इस साल पे कर दी, हो सकता है अगले साल हमें दोबारा पे करनी हो, फिर उसके अगले साल दोबारा पे करनी हो। सो ये आपका डे टू डे खर्चा हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट विल not be included in the part of cost of non-current asset, rather it will be recorded as a revenue expenditure। ये आपका डे टू डे खर्चा है, and hence it should be recorded as a expense। ठीक है भाई, ये दो ट्रांजेक्शन हुई। तो ले दे के पहली ट्रांजेक्शन में एक एसेट बेचा गया है और दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर एक एसेट खरीदा गया है। अब आगे आते हैं, काम की बात क्या बताता है आगे, कहता है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड। मैंने बताया था हमेशा मेथड वो खुद बताएगा, कभी बहुत ही रेयर केसेस में थ्योरी के सवाल में बेसिकली ऐसा होगा कि वो आपसे बोलेगा कि भाई बताओ कौन सा एसेट के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन का जहां तक कंसर्न है वो खुद आपको बताएगा कि कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। निहाल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट कौन सी वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है? निहाल बताएगा। नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और वो रेट हमारे पास इस सवाल में कितना गिवन है? 20% पर एनम गिवन है। कहते हैं कि भैया आपने मशीनरी को आरबीएम मेथड से डेप्रिशिएट करना है यूजिंग अ रेट 20%। और फिर क्या कहते हैं आशिर, हमारी जो लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी, किस बारे में बात हुई थी? पॉलिसीज टू चार्ज डेप्रिसिएशन। याद है मैंने बताया था कि एक, अब देखो, एक होता है मेथड कि कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रही है, वो डिपेंड करता है कि वो एसेट क्या है। एसेट अपनी वैल्यू इक्वली लूज कर रहा है
साल के शुरू में अगर जल्दी लूज करेगा और बाद में इक्वली लूज करेगा तो फिर आरबीएम वो एसेट के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉलिसी कंपनी खुद से डिसाइड करती है। तो इस कंपनी ने क्या डिसाइड किया हुआ है, अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल खरीद लिया पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन उस साल में चार्ज कर दो। एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल बेच रहे हो उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। और फिर आगे यहाँ पे उसने अपनी देखो रेट भी बता दिया, मेथड भी बता दिया, पॉलिसी भी बता दी। और अब आपसे रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017। डेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, तो हमसे वो प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा जरा आप देख लिएगा, 3 किस्म के हमने पढ़े थे टी अकाउंट्स बनाने को आते हैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक में। फर्स्ट वन जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का होता है। सेकंड वन जो हमने बोला था कि एसेट का अपना अकाउंट होता है। अगर वो यहाँ पे नहीं कहता ना मुझसे, लेट्स से वो सिर्फ कहता प्लांट एंड मशीनरी और कॉस्ट का कोई जिक्र भी नहीं करता, तो भी मुझे पता होना चाहिए कि भाई प्लांट एंड मशीनरी यानी कि एसेट का अकाउंट है तो वो एट कॉस्ट ही बनेगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसने एग्जामिनर ने मेंशन किया है या नहीं किया। एसेट का अपना अकाउंट यानी कि उसकी कॉस्ट पे ही आपने वो अकाउंट बनाना होता है। ठीक है भाई, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारे पास साल के शुरू में कितने की प्लांट एंड मशीनरी थी। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, उसने डेट्स नहीं मांगी, लेकिन वैसे मुझे तो पता है ना कि भाई मेरा अकाउंटिंग ईयर, मैंने यहाँ पे अगला वाला, if the accounting year is ending on 31st July 2017, it means that it had started on 1st August 2016। तो 1 अगस्त 2016 को मेरे पास कितने की प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट अवेलेबल थी, ये कैसे पता चलेगा। अब सवाल ने तो मुझे 31 जुलाई 2016 पे बताया हुआ है। He has provided the following information for non-current asset at 31 जुलाई 2016 और मुझे तो 1 अगस्त 2016 की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आज आपने ये सीख लिया कि भाई अगर क्लोजिंग पिछले साल की क्लोजिंग डेट का बैलेंस गिवन है तो वही अगले साल की ओपनिंग डेट का बैलेंस बन जाएगा। यानी कि अगर 31 जुलाई 2016 को मेरे पास जो एसेट की कॉस्ट है वो 1,95,000 गिवन है, तो अगले अकाउंटिंग ईयर की जो पहली डेट होगी उसमें भी कॉस्ट का बैलेंस मेरे पास सेम 1,95,000 ही रहेगा, उसने चेंज नहीं होना है। जो पिछले साल का क्लोजिंग वो अगले साल का ओपनिंग। तो पता ये चला कि भाई जो 1 अगस्त 2016 को हमारे पास कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस है वो 1,95,000 ही है। तो अब जो अब लग सवाल है, ठीक है भाई बैलेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉस्ट में एसेट यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो कितने की कॉस्ट पे पड़ा हुआ था, तो हमने देखिए अच्छा भाई वो 1,95,000 था। अगला सवाल अब ये आता है कि ठीक है मैंने लिखना है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूं या डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूं। तो अब क्योंकि ये किसका अकाउंट है, एसेट का अकाउंट है, तो बैलेंस बीडी निहाल आप बताएं किस तरफ आना चाहिए। डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे, शाबाश आशिर, एग्री कर रहे हो डेबिट साइड पे आएगा या तुम्हें क्या जी लगता है जी। क्रेडिट पे तो नहीं लग रहा, डेबिट पे आएगा। और नहीं। बैलेंस कितना आएगा, 1,95,000 का बैलेंस मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मुझे करनी थी, बैलेंस बीटी रिकॉर्ड हो गया। अब ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर मैंने आपको बताया एसेंशियली तौर पे दो ही हुई है। एक आपने एसेट खरीदा है, जो पहली ट्रांजेक्शन थी बेसिकली उसके अंदर आप एसेट बेच रहे थे, और दूसरे वाले के अंदर आपने एसेट खरीदा है। तो पहले जो बेचने वाली ट्रांजेक्शन है जरा उसको दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है मशीन बेची है, अब जरा आप मुझे वैल्यू बता दो। इस बच्चे ने वैल्यू बता दी, तो अब मैं गिफ्ट तो तुम लोग ऑनलाइन हो गिफ्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन चलो शाबाशी जरूर दे दूंगा कि भाई यहाँ पे मैं भी नहीं बता रहा, ट्रांजेक्शन आपके सामने है, मशीन आपने बेची है 25,000 की, देयर वाज अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 30,000, और कहता है कि मशीन जो है वो 28 मई 2016 को क्या कहते हैं आपने खरीदी थी। अब एक तो बात हमें पता है ना कि भाई अगर मशीन बिकी है तो डिस्पोजल आएगा, ठीक हो गया। मशीन गई है तो डिस्पोजल में, चलो ये भी बता देता हूँ, डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्योंकि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, यानी कि अगली ट्रांजेक्शन में जब एसेट खरीदा है तो वो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, और अभी वो एसेट बिका है तो ये क्रेडिट साइड पे टी अकाउंट का रिकॉर्ड होगा। कोई मुझे बच्चा अमाउंट बता सकता है कि सर आप इस अमाउंट पे इस एसेट को रिकॉर्ड कर लें, यानी कि जो डिस्पोजल यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं बता भी देता हूँ भाई, क्योंकि एसेट बिका है तो बिका है तो एसेट कम हुआ है, एसेट क्रेडिट होगा, एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्पोजल किया है। अब सवाल ये उठता है कि अमाउंट क्या जाएगी, डिस्पोजल के अंदर अमाउंट क्या लिखूं। कौन है जो मुझे ये बात बताने के लिए तैयार है, कोई तो तो बता इसकी दो। कॉस्ट पे लिखेंगे जो इसकी कॉस्ट है मशीन की। हाँ, ये तो बड़ी तुमने अच्छी बात की, मैं तुम्हें इस बात पे ही शाबाशी देता हूँ कि तुमने बोला कॉस्ट पे लिखेंगे,
लेकिन क्या कॉस्ट है ये भी बता दो। आधी शाबाशी तुमने ले ली है, और पूरी अगर चाहिए तो बता दो कि भाई क्या कॉस्ट है इसकी। जी आशीष। 28,000। 28,000? हाउ डू यू नो कि कॉस्ट 28,000 है? 25,000 की सैलरी और 3,000 हाँ। का डिस्पोजल, तुम प्लस कर लें तो 28,000। तो ये तुम कह रहे हो कि ये एसेट की क्या निकल के आएगी सर, ये जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट निकल के आएगी, ऐसा कह रहे हो? जी। आशीष क्या कोई एग्रीमेंट है, कोई डिसएग्रीमेंट है, क्या लगता है इस हाल की बात से? हम्म सर 22,000 होगा सर। उसका क्या रीजन है, रीजन बताओ। सेल्स प्रोसीड में से डिस्पोजल माइनस करेंगे। सेल प्रोसीड में से लॉस ऑन डिस्पोजल कह रहे हो, माइनस लॉस कर ऑन देंगे। डिस्पोजल माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि ये तो बात पता है ना। अच्छा, ये बात मैं जरा आपको रिव्यू भी करवा देता हूँ। ये बात तो जैसे निहाल ने करी, बड़ी अच्छी बात कर दी कि सर एसेट का अकाउंट है, कॉस्ट का अकाउंट है। तो आशीष याद है मैंने लिखवाया था, मैं कॉस्ट अकाउंट कराया था, मैंने डिस्पोजल के साथ लिखवाया था कि डिस्पोजल के अंदर कौन सी अमाउंट जाएगी, जिस एसेट को कॉस्ट ऑफ बेच रहे एसेट। हो उसकी कॉस्ट जाएगी, जिसको भी बेचा है तुमने। हाँ तो चलो, एक तो अच्छी बात है कि तुम लोगों ने इस बात को याद रखा कि भाई किसी ने ये वाली चवल नहीं मारी कि तुम लोग कह दो कि सर 25,000 ही रिकॉर्ड कर लें। तुम लोगों को ये पता है, एटलीस्ट किसी ने 25,000 नहीं बोला तो ये तो पता है कि सर 25,000 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 25,000 तो वो अमाउंट है जिस पे बेचा है। और क्योंकि अभी आप कॉस्ट का एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हो, तो जो एसेट आपने बेचा आपने उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, ना कि आपने जितने का बेचा उसको रिकॉर्ड कर दो। तो दोनों ने 25,000 नहीं बोला, दैट इज गुड। मतलब इतना कॉन्सेप्ट है, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। अब दोनों के जवाब गलत है। देखो, एएस अकाउंट्स के अंदर बैठे वो अगर 25 प्लस 30 कर गया, 25 माइनस 30 करके 25 प्लस 3 या 25 माइनस 3 करके आंसर आते होते और मार्क्स मिल जाते होते, तो फिर तो शाबाशी नहीं थी सबकी, क्या कहते हैं, बच्चे जो है लटक थोड़ी रहे होते इसके अंदर अगर इतना आसान होता। तो अब थोड़ा सा ध्यान पे, अपने दिमागों पे जोर डालना। लॉस ऑन डिस्पोजल मुझे कोई बच्चा बता सकता है? 3,000 का दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो, अकाउंटिंग के अंदर ना आपने रिलाई करना है आपको क्या आता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, सच्ची बात है, मुझे नहीं पता कि इसकी कॉस्ट कितनी है। लेकिन मैं अब ये देखूंगा कि भाई जो एसेट मैंने बेचा है, ठीक है, मुझे देखना है कि जो एसेट मैंने बेचा है, मैंने बेचा कितने का, मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ जो मुझे पता है कि भाई मुझे गिवन क्या है। गिवन है भाई आपने एसेट बेचा 25,000 का। जब आपने एसेट बेचा 25,000 का, आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ 3,000 का। ये दो बातें हैं जो कि मुझे पता है। इसके अलावा और क्या बात पता है उसको भी लिख लेता हूँ। इसके अलावा मुझे ये बात पता है कि भाई मैंने एसेट खरीदा था पहले अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जो 1 अगस्त 2015 से लेकर 31 जुलाई 2016 तक गया होगा। मैं इसको भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, मैंने ये एसेट खरीदा है 1 अगस्त 2015 से लेके जो 31 जुलाई 2016 को, जो मेरे पास क्या कहते हैं वाला जो अकाउंटिंग ईयर था, उस अकाउंटिंग ईयर में मैंने परचेज किया था। मैं इसके आगे लिख लेता हूँ, इस वाले अकाउंटिंग ईयर में परचेज किया होगा। और अगले अकाउंटिंग ईयर के अंदर विच हैज एंडेड ऑन 31 जुलाई 2017, यानी कि जो मेरा वेरी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर था, जो कि 1 अगस्त 2016 को स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई 2017 को खत्म हुआ है। दिस इज 16, दिस इज 17। ये वाला जो अकाउंटिंग ईयर है, इसमें मैंने एसेट को क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो ले दे के एसेट सिर्फ मेरे पास एक ही अकाउंटिंग ईयर में रहा है। और एज पर द पॉलिसी, as per the policy of the company, since they are following a full year's depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of disposal, इस बात का मतलब क्या, मैं अगर ये कहूं कि जिस साल मैंने परचेज किया था, इस साल मैंने इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। सिर्फ अभी ये एसेट जो बेचा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी इस एसेट पे जिसको बेचा है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इस साल में। और जिस साल, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, जिस साल खरीदा है, यानी कि जो 1 अगस्त 2015 से लेके 31 जुलाई 2016 वाला साल है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। तो अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट ईयर में जिसमें आपने खरीदा है, इसमें आपने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, और सेकंड ईयर जिसमें आपने बेचा है, इसमें आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, बिकॉज द पॉलिसी हैज क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली मेंशन कि नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो अगर सेकंड ईयर ही मेरा ईयर ऑफ डिस्पोजल है, तो इसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की गई होगी इस एसेट के ऊपर। ये वो बातें हैं जो सवाल ने मुझे डिस्पोजिंग ऑफ एसेट से रिलेटेड बताई है। इसके अलावा इस सवाल ने और कोई भी बात जो एसेट मैंने बेचा हो उससे रिलेटेड नहीं बताई थी। इनफैक्ट ये वाली बात भी जो मैंने एंड में लिखी है, ये तो जनरल है, ये तो सारे एसेट्स के लेके, भाई जो भी एसेट साल के एंड में पड़ा हुआ है पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करो उस पे, और जो एसेट साल के एंड पे नहीं पड़ा या ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया है उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन ना चार्ज करो। तो यहाँ तक कोई मसला, भाई इस बात से एग्री कर दो कि सर या
दिस इज द टोटल इन्फॉर्मेशन जो कि हमने जिस एसेट को बेचा है उसके उससे रेलेवेंट प्रोवाइडेड है। यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है इस बारे तक? नहीं नहीं। आशिर, नहीं। अब जरा बात करते हैं कि हमें निकालना क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि आइडेंटिफाई कर लिया कि सर इधर जो जाएगी वो तो जो एसिड बेचा उसकी कॉस्ट जाएगी, ये वो वैल्यू जो आपने निकालनी है सर। अब मुझे नहीं पता कि जो एसिड बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ है, एसिड, ये सवाल कराने का मतलब सिर्फ ये मत समझना सवाल कराने, इसको इतना डिटेल में और इतना लंबी इसलिए की जा रही है ताकि तुम्हारे पास सवाल सॉल्व करने का, ब्रेक करने का तरीका है। ये देख रहे हो मैंने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि यार मैंने जो एसिड बेचा उससे रिलेटेड मेरे पास ये 4 बातें हैं और मुझे निकालनी एसिड की कॉस्ट है कि मैंने जो एसिड बेचा है वो जितने का उसकी जो कॉस्ट है, एसिड बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ एट कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है मुझे नहीं पता। अच्छा, अब मैं अच्छा, सबने हम ये बेसिक कर पढ़ी है। सकते हैं कि हम्म 25,000 इसकी वो सेल की प्रोसीड है, तो इस पे हम हम्म 20% डेप्रिसिएशन लगा के 5,000 वो हम्म। बनती है, तो 30,000 इसकी कॉस्ट हो। बेटा तुम पहुंचे हो, करना कुछ ऐसी तरीके का काम है, लेकिन ये भी गलत है, अभी भी ये गलत है। अब क्या होगा अब जरा समझना, ठीक है? तो भाई जो चीज निकालनी है वो चीज क्या है? वो चीज है अननोन, और अननोन को हमने मैथ्स में पढ़ा, क्या डिनोट कर देते हैं? अननोन को हम डिनोट कर देते हैं एक्स से। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि जब ये लॉस ऑन डिस्पोजल निकला है, जब लॉस ऑन डिस्पोजल 3,000 का निकला होगा, तो मुझे बता सकता है लॉस ऑन डिस्पोजल मैं किस तरह कैलकुलेट करता हूँ? आशिर बताएं, लॉस ऑन डिस्पोजल के लिए कोई एक फॉर्मूला, कोई चीज जो आप बता सको, तो वैसे ये करके आप लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल देते। सर आप नेटबुक वैल्यू को सेल्स प्रोसीड से कंपेयर कर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो अगर लॉस हुआ है तो इट्स क्वाइट एविडेंट कि भाई आपकी नेट बुक वैल्यू क्या होगी आशीष? ज्यादा होगी, कम होगी सेल ज्यादा प्रोसीड? ज्यादा होगी, वेरी गुड ज्यादा वेरी होगी। गुड, सही। नेट बुक वैल्यू तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, नेट बुक वैल्यू माइनस सेल प्रोसीड। इसको मैंने लिख दिया, हाँ, नेट बुक सेल वैल्यू प्रोसीड कम माइनस होगी। सेल प्रोसीड कम होगी, तो लॉस ऑन डिस्पोजल में, ठीक है। क्या कहते हैं निहाल, मुझे जरा ये बताओगे नेट बुक वैल्यू कैसे निकल के आती है? नेट बुक वैल्यू नेट के लिए बुक हाँ, बोलो बोलो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और हाँ, जो कॉस्ट है उसको माइनस कर लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉस्ट, तो मैं जरा नेट बुक वैल्यू की जगह अगर मैं जरा ये लिख दूं, तो किसी भाई को इत्तेफाक तो नहीं, और किसी भाई को डिसएग्रीमेंट तो नहीं होगा कि सर आपने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों लिखा है? एक ही बात है, नेट बुक वैल्यू निकल के ही कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आती है। और हम्म बाकी चीज जो है सेल्स प्रोसीड माइनस, वो मैं एज इट इज यहीं पे रहने देता हूँ। और ये पूरी चीज जो है ये मुझे निकाल के लॉस ऑन डिस्पोजल देगी, और उसको भी लॉस ऑन डिस्पोजल तो मुझे पता है, तो मैं लिख ही देता हूँ 3,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल है। अच्छा जी, ठीक है। कॉस्ट माइनस, अब कॉस्ट को मैंने क्या डिनोट कर लिया? कॉस्ट को मैंने एक्स डिनोट कर लिया, मैं कॉस्ट को एक्स लिख लेता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या मुझे पता है? फिलहाल नहीं पता। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कौन सी आएगी? भाई कोई बंदा उठा के ये वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना लिख दे, ये तो तमाम एसेट्स की मिला के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो बिजनेस के पास तो बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी है ना, हमें अगर ये वाला एसेट जिसको मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ इसकी नेटबुक वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी सिर्फ इसी की लूंगा। तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे नहीं पता। सेल्स प्रोसीड अच्छा मुझे पता है, तो मैंने यहाँ पे 25,000 लिख लिया और यहाँ पे 3,000 लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर, अब ये नहीं पता, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि भाई ये एसेट हमने बात करी एक ही साल रखा है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी एक ही साल की चार्ज होगी, क्योंकि हमने इसको ईयर 1 में खरीदा था, इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और ईयर 2 में तो हमने बेच दिया, तो इस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होनी ही नहीं है। तो अब अगर एसेट एक ही साल बिजनेस के अंदर रहा है और मैं कहता हूं उसकी कॉस्ट अगर एक्स थी, तो मुझे बताइएगा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी, रेट कितना बिजनेस ने दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है कहाँ गया रेट? 20% का। तो पहले साल के अंदर तो क्योंकि हमें पता है कि भाई जो कॉस्ट है वही नेटबुक वैल्यू है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पहले साल जो ये एसेट मैंने जो खरीदा था, उस साल इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगी होगी वो इसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 20% करके निकल के आ गई होगी। किसी को यहां तक को मसला है तो बताओ। पहले साल की डेप्रिसिएशन मैं कह रहा हूं, अगर एसेट की कॉस्ट एक्स है, और इवन तो आरबीएम मेथड यूज हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि भाई पहले साल एसेट की कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू बराबर होती है, तो मैं कह रहा हूं कि पहले साल जो इस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, या इस एसेट की, क्योंकि एक ही साल की इसके ऊपर अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब तक चार्ज हुई है उसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 20% कर दूंगा, यानी कि अगर कॉस्ट एक्स है तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 20% कर दूंगा। यहाँ तक कोई मसला भाई किसी को? आशिर और निहाल? नहीं। नहीं आशिर, अच्छा जी, नहीं नहीं। ठीक है सर, अगर यहाँ तक नहीं है तो हो गया ना सवाल सर, फिर क्या? फिर तो कोई बात ही नहीं रही।
कर लो उसको सॉल्व। अब बेसिक मैथ्स है, अब अगर ये बात क्लियर है तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं तक था, अब तो बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स क्या है भाई? बेसिक मैथ्स ये है कि आपको पता होना चाहिए कि x मल्टीप्लाई बाय 20% करोगे तो 20% 0.20 होता है। 0.20 इंटू एक्स ये बन जाएगा -0.20x, -25,000 अपनी जगह पे रहेगा, उसको नहीं छेड़ा। इक्वल टू 3,000 भी अपनी जगह पे रहेगा। -25,000 को इक्वल टू के दूसरी तरफ उठा के लाऊंगा, +25,000 हो जाएगा। दिस वुड बिकम 3,000 + 25,000 इज इक्वल टू x माइनस 0.20x एज इट इज रहेगा। 3,000 + 25,000 28,000 बन जाता है। x माइनस 0.20x 0.8x बन जाएगा। 0.8x के साथ इक्वल उधर इक्वल टू के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 0.8 को जब इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा ये 28,000 से डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई भी बच्चा कर ले, बल्कि दोनों ही करो। 28 दोनों के हाथ में कैलकुलेटर है। 28,000 डिवाइड बाय 0.8 35,000। कितना आ रहा है? नहीं, गलत किया, 35,000। आ ही नहीं सकता। 28,000 डिवाइड बाय 0.8 इट शुड बी ग्रेटर देन 35,000। 35,000। 35 ही बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, मैं समझा 25। ठीक है, तो ये x क्या आ गया आपके पास? x आपके पास निकल के आ गया। क्या था भाई x? इनिशियली क्या डिनोट किया था x को? मैंने यहाँ उतना ऊपर क्या डिनोट किया था x को? x मैंने डिनोट किया था कॉस से। और ये एसिड जो कि अभी बिका है, इसकी कॉस्ट कितनी निकल के आ गई मेरे पास? क्या कॉस्ट आ गई भाई? 35,000 जो आपने कॉस्ट निकाली है वो निकल के आ गई, एंड दैट इज द कॉस्ट जिसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। पूरे सब 3 मार्क थे इस चीज के, तो वो तुम्हें बैलेंस बीटी लिखने का मार्क थोड़ी देगा। ये तो कहेगा अगर ये नॉलेज नहीं है तो पेपर देने क्यों आया बच्चा, ना जाए, वापसी चला जाए, एग्जाम रूम छोड़ के जो अपने घर चला जाए वापसी, अगर उसको ये नहीं पता कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इसका मार्क नहीं था। सिर्फ जो मार्क था, 2 मार्क जो थे, बेसिकली 3 मार्क है, तो 2 मार्क थे वो पूरी के पूरी इस कैलकुलेशन के लिए थे। किसी को कोई मसला भी इस कैलकुलेशन के अंदर? नहीं। नहीं। ठीक हो गया। तो ये डिस्पोजल आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इवन अगर आप लेक्चर रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो निहाल, या आपको राशि जब मैंने दिया था, तो इफ यू रिमेंबर ये चीज ऐसी चीज है इसमें मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा था, स्ट्रेस कर रहा था, और वो रुकी है। मैं कैलकुलेशन तो मुझे पता था वो करवाऊंगा, करते करते आएगी, लेकिन बात आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी कि 25,000 नहीं हो सकता, ये याद रखना है। बच्चे यहाँ पे बोलते हैं बाहर में डालो, कौन इतनी लंबी कैलकुलेशन करे। लिटरली 90% बच्चे, अच्छे बच्चे भी, वैसे उनकी बात नहीं कर रहा जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते या पढ़ के ही नहीं जाते, उनकी बात नहीं कर रहा, अच्छे बच्चे भी बोलते हैं कि इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करे, 25,000 सेल्स प्रोसीड लिख दो, गलत हुआ भी तो 2 ही मार्क ही तो जाने हैं। तो दैट इज रॉन्ग। आप सेल्स प्रोसीड तो कभी नहीं लिखोगे। हाँ, अब सेल्स प्रोसीड के अलावा अगर आप मेरे सवाल को ब्रेक करने पे गौर करो ना कि यार हमारे दिमाग में क्यों ये बात क्लिक नहीं करी, या निहाल रात को सोने से पहले सोचे कि यार मैं अभी तो सोच रहा था मेरे दिमाग में क्यों नहीं बात क्लिक करी, सर के दिमाग में क्यों क्लिक कर गई, तो मैंने कोई अलग काम नहीं किया है। या तुम लोग मुझे ये कह दो कि सर नहीं आपने तो बड़ी कोई नई इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की है। भाई लिटरली मैंने सारी चीजें तुम लोगों से पूछ के लिखी है। इवन मैंने लॉस ऑन डिस्पोजल का फॉर्मूला आशीष से पूछा, फिर मैंने जो नेटवर्क वैल्यू का फॉर्मूला है वो मैंने उससे निहाल से पूछा, और उसके बाद बस मैंने सिंपली वैल्यूज प्लग इन करी हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी उसी को इस्तेमाल किया है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट की फिगर निकाल ली। खैर, अगली चीज इज वेरी सिंपल। अब ये हो गया कि भाई ठीक है, डिस्पोजल फिर जो किया। एग्जाम में आपको इस वर्किंग के मार्क्स मिलते हैं? एग्जाम में आपको इस वर्किंग के मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये वर्किंग, अब ये है कि ये तो मैंने लंबी करके दिखाई है। ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी प्रैक्टिस, आप सिर्फ इतनी की वर्किंग करोगे पेपर के ऊपर, और बाकी कैलकुलेटर में निकाल के सीधा 35,000 यहाँ लिखोगे, खत्म हो गई बात। तो एग्जाम में कभी कभार कुछ सवाल आप देखोगे जो लंबे होते हैं, उसके अंदर बकायदा वो वर्किंग का पोर्शन भी देता है। वो नॉर्मली 30 मार्क्स वाले सवालों में होता है, लेकिन यू हैव टू डू द वर्किंग। इवन मार्क्स हो ना हो भाई, बिना वर्किंग के मैं अपनी फिगर नहीं निकाल सकता। जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, जो मैंने काम करना है, उसके लिए मैंने अपनी पूरी वर्किंग करनी है। भले वो सेपरेट मार्क्स रख रहा है उस चीज के या नहीं रख रहा, कभी रखेगा, मैं अभी से बता दूं, कभी रखेगा कभी नहीं रखेगा, लेकिन मैंने अपना काम जो है पूरा करना है। मुझे जो स्टेप्स पता है, जो मुझे चीज आती है, मैंने उसको एज इट इज अप्लाई करना है। अच्छा जी, डिस्पोजल हो गया यहाँ पे 35,000 का। फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर एक एसिड खरीदा भी था। कितने का खरीदा था भैया एसिड? ये रहा 37,500 जो है वो परचेज लिखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने बताया कि भाई ये 4,500 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कॉस्ट ऑफ एनसीए जो मैंने खरीदा है वो कितने के आ गई? 42,000 की आ गई। अब एसिड जब बढ़ता है तो हमें पता है डेबिट साइड पे बढ़ता है, तो मैं यहाँ पे एडिशन रिकॉर्ड कर दूंगा, या आप बैंक की फिगर भी लिख सकते हो। यहाँ पे बोथ आर एक्सेप्टेबल। अगर कोई बच्चा एडिशन लिख दे, कोई बच्चा बैंक भी लिख दे, तो एक ही बात है, क्योंकि ये पैसे कहाँ से गए? 42,000 ऑब्वियसली बैंक से ही तो कटा है। और एडिशन भी लिख दे तो भी बात सेम है कि भाई आपके ये एसिड बढ़ गए। वंस यू हैव रिकॉर्डेड दिस, आपने भाई साल के शुरू का बैलेंस रिकॉर्ड किया,
दो ट्रांजेक्शन थी, आपने बोला जो एसेट बेचा है और जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की और कॉस्ट कैलकुलेट की, कितनी आई 35,000 आई। तो एसेट खरीदा है, उसकी कॉस्ट तो ऑलमोस्ट गिवन ही थी, बस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करना था। वंस यू आर डन विद दिस यू विल कैलकुलेट हैवियर ऑफ टू साइड, 195 प्लस 42 ये हो जाएगा 137। और यहाँ पे मैं हैवियर ऑफ द टू साइड्स बना के, आशीष ये जरा देख लेना गौर से, 137 हैवियर ऑफ टू साइड्स बना के लिखूंगा। सबसे पहले मैंने बोला भाई डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल, डेबिट का टोटल आया 137,000, क्रेडिट का टोटल आया 35,000। तो मैंने बोला डेबिट हैवियर है, तो मैंने इस तरीके से डबल लाइन बनाई, हैवियर ऑफ द टू साइड लिखा, और फिर मैं लिखूंगा बैलेंस सीडी। यहाँ पे बैलेंस सीडी हमेशा लोअर साइड पे आएगा, जो भी हल्की वाली साइड है, इस केस में हल्की वाली साइड क्रेडिट साइड है, और हैवियर ऑफ द टू अमाउंट्स के ऊपर आएगा। मैं बैलेंस सीडी यहाँ नहीं लिख सकता, वो गलत हो जाएगा। बैलेंस सीडी हैवियर ऑफ द टू अमाउंट्स के ऊपर आएगा। और कितना आएगा भाई बैलेंस सीडी निकालने के लिए, मैं सिंपली डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से माइनस कराऊंगा। डेबिट साइड का टोटल 137 आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 35 है। 137 माइनस 35 दैट विल गिव मी 1,02,000 एज बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी होगा वही हैवियर साइड पे एज बैलेंस बीडी भी रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन बैलेंस बीडी आपका हैवियर ऑफ द टू अमाउंट्स के नीचे आएगा। इसको मैं ऊपर नहीं लिख सकता, इसको मैं बैलेंस बीडी को जो है लेट से यहाँ या यहाँ कहीं नहीं लिख सकता, ये हैवियर ऑफ द टू साइड्स की अमाउंट के नीचे ही आएगा। और अमाउंट इसकी सेम होगी, अगर बैलेंस सीडी 1,02,000 है तो बैलेंस बीडी भी 1,02,000 होगा। और यहाँ पे आपका कॉस्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें वो आपसे क्या मांगता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का टी अकाउंट मांगता है। अच्छा, अब प्रोविजन है तो मुझे बताएं जरा निहाल, प्रोविजन के टी अकाउंट का बैलेंस बीडी किस तरफ आना चाहिए, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे, ठीक है जी, बिल्कुल सही। बैलेंस बीडी आएगा क्रेडिट साइड पे। और प्रोविजन फॉर, ये इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। उसने जो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया था वो पिछले साल की क्लोजिंग पे दिया था, लेकिन हमें पता है कि भाई जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 31 जुलाई 2016 का जो बैलेंस है अकाउंटिंग ईयर एंड पे इस साल के, वो अगले अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पे 1 अगस्त 2016 पे वही सेम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे 68,250 बैलेंस बीडी गिवन है, तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा 68,250 बैलेंस बीडी। अच्छा जी, अब दो वैल्यूज अगेन देखो, ये डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट तो लंबे चौड़े तो होते नहीं है, गिनती की दो दो वैल्यूज ही दोनों अकाउंट्स में जाती है, कॉस्ट में भी दो ही जानी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी दो ही जानी है। बस आपने दिमाग में ये बात रखनी है कि भाई कौन सी दो जानी है। तो उन कौन सी दो का काम अभी हम कर लेते हैं। हमें पता है कि जो इस साल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हमने जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाएगी, और जो डिस्पोजल हुआ है, जो एसेट बेच दिया है, याद है ना भाई, जो एसेट बेच दोगे, जब ये एसेट ही नहीं रहा तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन, क्योंकि देखो पिछले साल इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी जो आपने बेचा है, ये 35,000 जिस एसेट की कॉस्ट निकाली है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया है, तो पिछले साल तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी ना। और जो पिछले साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी इसके ऊपर, उसका बैलेंस बीडी इस 68,250 के अंदर इंक्लूडेड है। अब क्योंकि आपने एसेट को ही बेच दिया है तो इट वुडंट मेक एनी सेंस कि आप उसकी डेप्रिसिएशन को टी अकाउंट्स के अंदर चलाते रहो। तो जिस साल जब आप एक नॉन करंट एसेट बेचोगे उसकी तब तक की जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो आपने पहले से चार्ज की हुई है वो भी क्या हो जाएगी, वो डिस्पोज हो जाएगी। तो ये वाला जो डिस्पोजल है मैं दोबारा से आप लोगों को दीदार करवा देता हूँ क्योंकि पहला तो सवाल हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जब टी अकाउंट हम बना रहे थे, सीख रहे थे बनाना, तो हमने बोला था भाई यहाँ भी डिस्पोजल जाएगा, हमने पढ़ा था यहाँ भी डिस्पोजल जाएगा, लेकिन यहाँ जो डिस्पोजल जाएगा उसकी अमाउंट क्या होगी, उसकी अमाउंट होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। तो अगर एसेट का कॉस्ट अकाउंट बना रहा हूँ उसमें डिस्पोजल लिख रहा हूँ तो उसमें उस एसेट की कॉस्ट जाएगी जिसको डिस्पोज कर रहा हूँ। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहा हूँ और उसमें डिस्पोजल लिख रहा हूँ तो उसमें उसी एसेट की जिसको डिस्पोज ऑफ किया है उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगी। तो अब बड़ा सिंपल है, अगर आपको पता है ना अमाउंट क्या जाएगी तो वर्किंग आप ऊपर कर चुके हो। 35,000 अगर उसकी कॉस्ट है, एक साल आपने गिनती का एसेट अपने पास रखा, क्योंकि यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, बोला था भाई 28 में 2016 को खरीदा है और ड्यूरिंग द ईयर आपने एंडेड 31 जुलाई 2017 अगले साल ही बेच दिया है। कंपनी की पॉलिसी ये है कि पहले साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करो जिस साल आप खरीद रहे हो, और उसके बाद जिस साल बेचो उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ना करो। अब ये एसेट तो मैंने जिस साल खरीदा उसके अगले साल ही बेच दिया, एक अकाउंटिंग ईयर सिर्फ मेरे पास ये एसेट पड़ा रहा, तो इसके ऊपर पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ लिख दी थी कि इसके ऊपर फर्स्ट ईयर के अंदर जिसमें खरीदा था उस साल इसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, लेकिन जिस साल इसको बेचा है उस साल इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की गई होगी। अब पहले साल एसेट क्योंकि ब्रांड न्यू था
तो और इवन तो भले आरबीएम मेथड यूज हो रहा है लेकिन इसकी कॉस्ट के ऊपर ही रेट लगा होगा, क्योंकि पहले साल कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू बराबर हो जाती है। तो अब जो एसेट मैं बेच रहा हूं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर निकालना चाहूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं अभी हर चीज को देखो बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि पहला सवाल हर चीज को लिख भी रहा हूँ इसीलिए ताकि तुम लोगों के दिमाग में जो सवाल सॉल्व करने का ब्रेक करने का तरीका है वो दिमाग में बैठ जाए, कौन सी फिगर कहाँ पे जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन से, या चलो आज वाले सवाल में तो नहीं, जो उसका नेक्स्ट क्लास से अब जो आगे सवाल करेंगे तो उसमें फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये चीजें कोशिश करो अपने दिमाग में बिठा लो। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, एसेट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ वो कितनी है भाई, एसेट खरीदा 35,000 का है, सिर्फ एक ही साल इसको अपने पास रखा है, तो 35,000 और रेट कितना है 20% है, 35,000 का 20% ये क्या आ गया, ये आपके पास निकल के आ गई इसकी 3.5 7,000 इसकी अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आ गई। और यही वो डेप्रिसिएशन है जो कि यहाँ डिस्पोजल के अंदर मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। सो यहाँ डिस्पोजल के अंदर 7,000 चला जाएगा। ये हो गया भाई जो एसेट बेचा उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन आपने डिस्पोज ऑफ करा दी। अब अगली चीज क्या है कि आप इस साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो दैट इज अगेन वेरी सिंपल, आपके पास इस साल के एंड पे एसेट कितने के पड़े हुए हैं, एट कॉस्ट 1,02,000 के पड़े हुए हैं, क्योंकि पॉलिसी सिंपल है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर वो मंथली कहता ना कि भाई जो एसेट इतने महीने रखा है सिर्फ उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अभी उसने सिंपल रखा, उसने कहा भाई भले से तुमने एक नया एसेट खरीदा है ना, भले जब भी खरीदा है, मिडिल ऑफ द ईयर खरीदा हो, साल खत्म होने के 2 दिन पहले खरीदा हो, जब भी खरीदा हो, क्योंकि पॉलिसी ये है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। तो जितना भी एसेट साल के एंड पे बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, बिजनेस उस सारे एसेट पे क्या करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा। लेकिन एक जो यहाँ पे स्टिल इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग याद रखो, सिंस वी आर यूजिंग आरबीएम मेथड, ठीक है, तो आरबीएम मेथड में आपको ये तो पता है कि भाई रेट लगेगा किसके ऊपर, रेट लगेगा नेट बुक वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इसको जरा लिख लेते हैं, ये बात आपको पता है कि भाई रेट लगना है नेट बुक वैल्यू के ऊपर, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, अभी मैं चार्ज फॉर ईयर निकालना चाह रहा हूँ कि भाई इस साल हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की, इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितनी अमाउंट लेके जाएंगे। आपको पता है नेट बुक वैल्यू पर रेट लगेगा। अब नेट बुक वैल्यू पर अगर रेट लगना है तो नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, नेट बुक वैल्यू आपको पता है भाई कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कौन सी लूंगा, अब ये जरा सा बात सुन लीजिएगा, क्योंकि पॉलिसी अब ये डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर कि पॉलिसी क्या है। सिंस यहाँ पे पॉलिसी बड़ी सिंपल है, और इनफैक्ट इस पॉलिसी का एक काम ही यही है कि भाई इसने कैलकुलेशन को आसान कर दिया है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज, लो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो जो एसेट साल के एंड पे पड़ा हुआ है, कितने का एसेट पड़ा हुआ है कॉस्ट के ऊपर, 1,02,000 का पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं जरा मेंशन कर देता हूँ, आप कॉस्ट कौन सी लोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट, जो भी जितना भी साल के एंड पे जो भी कॉस्ट का बैलेंस पड़ा हुआ है आप सब उठा लोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट। तो इस केस में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट कितना पड़ा हुआ है, 1,02,000। अच्छा, अब माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए बस आपने ये बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि देखो यू राइट नाउ यू डोंट हैव द क्लोजिंग बैलेंस फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास अभी आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, वो तो आप निकालोगे ना अभी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या यहाँ पे जो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लोगे वो कौन सी लोगे, वो आप लोगे ओपनिंग बैलेंस। लेकिन ओपनिंग बैलेंस में से जितने की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है उसको आप माइनस करा दोगे। तो कहने का मतलब क्या बना, बात का जो कंक्लूजन बना वो ये बना कि भाई कॉस्ट तो क्लोजिंग वैल्यू उठा लूंगा, कॉस्ट ये आ गई मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू 1,02,000, ठीक है, जो भी मैंने अकाउंट बनाया जो भी मेरे पास निकल के आई थी 1,02,000। लेकिन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कौन सी लूंगा, वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि गिवन था 68,250 माइनस अगर कोई मैंने एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर तो उस एसेट की जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो, तो 68 माइनस 250 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 61,250, 68,250 माइनस 7,000 ये बन जाएगा 61,250। तो आप अब यहां से अपना जो नेटबुक वैल्यू निकाल रहे थे, तो नेटबुक वैल्यू कौन सी निकालोगे, नेटबुक वैल्यू आप निकालोगे 1,02,000 माइनस 61,250। तो जरा मुझे अमाउंट बता दें क्या अमाउंट निकल के आ रही है। 40,750। 40,750 और इसके ऊपर जो रेट है हमारा 20% का वो रेट लगा दें तो बताएं क्या आ रहेगा अमाउंट।
8150 8150। ठीक है भाई, तो 8150 इज द चार्ज फॉर ईयर, जो कि यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर बिजनेस की पॉलिसी ये है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो आप सिंपली क्या करोगे, चार्ज फॉर ईयर निकालने के लिए कॉस्ट का आप सिंपली क्लोजिंग बैलेंस उठाओगे बिना कोई आसरा किए, ठीक है। क्योंकि अगर तो पॉलिसी, लेकिन पहले पॉलिसी मेक श्योर कर लेना यही होगी, क्लोजिंग पॉलिसी पे लिखा हुआ कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो आपने क्लोजिंग बैलेंस उठाया बिना आसरा किए। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर आपने सिर्फ ख्याल क्या रखना है, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं, वो तो अभी आप निकाल लो, तो आप ओपनिंग बैलेंस ही लोगे। लेकिन अगर कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर बिक चुका है, तो उस एसेट की अब तक की जितनी डेप्रिसिएशन है क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस पे से, उसको माइनस कराने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी उसको आप ट्रीट करोगे एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर क्लोजिंग कॉस्ट माइनस जो अब आपके पास रिमेनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दोनों को माइनस करोगे, यू विल गेट द नेट बुक वैल्यू, और उसके ऊपर आप सिंपली रेट लगाओगे तो यू विल गेट द चार्ज फॉर ईयर, सिंपल एज दैट। तो खैर अब अगेन इसका बैलेंस बीडीसीडी निकाल लेंगे भाई। बैलेंस बीडीसीडी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जरा क्रेडिट वालों को ऐड करो, बताओ क्या आ रहा है। 68250 प्लस 8150 76,400 76,400। तो ये हैवियर ऑफ द टू साइड्स है, क्लियरली पता भी चल रहा है कि भाई क्रेडिट वाली हैवियर है, और इसको डेबिट वाली से माइनस करा दूंगा, तो बैलेंस सीडी लोअर साइड पे कितना आ जाएगा, 76,400 माइनस 7,000 कितना हो जाएगा, 69,400। 69,400 और ये लोअर साइड पे आ गया, और बैलेंस बीडी आपके हैवियर साइड पे कितना आ जाएगा, Same. 69,000 अगेन 400 से। ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे थ्योरी है, जो दो दो इंपॉर्टेंट बातें आज जो तुम लोग सीख के जा रहे हो, एक तो ये वाली कैलकुलेशन तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट सीखी, और दूसरी ये कि चार्ज फॉर ईयर कैसे कैलकुलेट होगा, ये भी बात इंपॉर्टेंट थी, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बार बार इस तरीके की चीजें तुम्हें सवालों में दिखेगी। सर आप डेप्रिसिएशन के लिए नेट बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट भी तो कर सकते हो। कौन सी, इस वाली की डेप्रिसिएशन के लिए आप ये वाली, ऊपर 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 जिसका वाली के लिए? हाँ, पर्टिकुलर डिस्पोजल है, इसका पर्टिकुलर डिस्पोजल है, समझा नहीं मैं बात, ये वाली भी बात करो, ये जो 7,000 जो आ रही है, आप हाँ 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 35,000 हाँ, माइनस 28,000 कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकता था, कोई मसला नहीं। वो तो मेरे पास अब कॉस्ट आ गई थी, और ये क्योंकि जो है वो कंपैरेटिवली सिंपल था, इनफैक्ट मुझे तो पता था, मतलब मुझे तो 7,000 मैंने तुम लोगों को देखने के लिए बताया, वरना मुझे तो पता था ओह, अच्छा 7,000 है, क्योंकि मुझे पता था भाई 35,000 अगर इसकी क्या कहते हैं कॉस्ट है, और नेट बुक वैल्यू 28,000 है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत तुम नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो, 7,000 वैसे भी निकल कर आ सकता था। और जैसे हमने निकाला है वो तो स्टैंडर्ड तरीका है, जो हमने यूज किया वो स्टैंडर्ड तरीका है ना, कि भाई एसेट नहीं आए तो कॉस्ट के ऊपर रेट लगा दो, उसकी एक्यूमुलेटेड उसकी अब तक साल की डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगी, तो हमने स्टैंडर्ड तरीका यूज किया है, बाकी आपका तरीका भी बिल्कुल कंप्लीटली वैलिड है। अच्छा जी, पार्ट बी पे, एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस में यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी। देखो भाई आ गया सवाल, एग्जैक्ट यही सवाल की थ्योरी का पार्ट नोट्स के अंदर डाला हुआ है, कोई पढ़ के आया तो बता दो भाई कि क्यों प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आरबीएम का मेथड लगना चाहिए। आरबीएम का मेथड किन एसेट्स को लगता है आशिफ? नॉन करंट एसेट्स। वो तो एसएलएम भी नॉन करंट पे ही लगता है भाई, और इवैल्यूएशन भी नॉन करंट पे ही लगता है, सर लेकिन जो हाँ जिनकी डिप्रिसिएशन शुरू के वक्तों में ज्यादा होती है, अकाउंटिंग जो पीरियड के स्टार्ट में ज्यादा। बिल्कुल, जो डेप्रिसिएशन नहीं, जो अपनी वैल्यू ज्यादा शुरू के वक्तों में लूज करें, हाँ नॉन करंट एसेट्स व्हिच लूजेस मोर ऑफ देयर वैल्यू इन द इनिशियल ईयर्स। एक पॉइंट हाँ हो गया, ठीक है, बाकी 2 मार्क्स के लिए क्या बोलूं? जी नेहाल, अब ये मत कह देना सर जो 2 वीडियोस अभी मैंने देखी हैं उसके अंदर ये बात हुई है, अगली 2 में होगी तो फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा, है यही अरे कहोगे? नहीं नहीं बट हाँ तो बताओ। ताकि चलो मैं दिखा ये देता भी हूँ। हो सकता है कि आगे जो एक्सपेंसेस भी होंगे उसके तो शुरू में ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी, हाँ जितने होंगे, लेकिन फिर आगे चल के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, डेप्रिसिएशन कम होगी, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए। सही, तो ये तुम्हें कैसे पता, तुमने पढ़ा है नोट से या तुम्हें वैसे ही पता था? ये वीडियो में भी बताया था। अच्छा चलो वेरी गुड, शाबाश, मैं यहाँ नोट से भी दिखा देता हूँ, यानी कि तुम सही से देख रहे हो, अच्छी बात है, वीडियो सही, चलो गुड, वेरी नाइस। तो ये बिल्कुल सही, दोनों के पॉइंट सही है, यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई। reducing balance method is best suited for those assets which lose their value rapidly in initial years and slowly in later years, ये आशिर का जवाब था। और जो निहाल वाला जवाब था, जो कि आपको दूसरा और तीसरा मार्क दिलवाएगा,
वो ये वाला, वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ शुरू में, जहाँ पे आरबीएम डिस्कस हुआ वहीं पे, कि more amount of depreciation must be charged in the initial year than in the later years. This is because when the asset is new, it has little or no repairs and maintenance charges. But as an asset gets older, the burden of repair and maintenance starts increasing. Therefore, in order to equally distribute the burden of asset, more amount of depreciation is charged in the initial year and less depreciation is charged in the later year, ताकि जो आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर उस नॉन करंट एसेट का टोटल बर्डन या टोटल एक्सपेंस लेके जा रहे हो वो मीट हो जाए। जिसकी यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी कराई थी कि पहले साल डेप्रिसिएशन 25,000 चार्ज कर लो, लेकिन रिपेयर क्योंकि जीरो है, लेट से मोटर व्हीकल है तो उस पर पहले साल को खर्चा आता नहीं है खास, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा आपका रिपेयर का खर्चा बढ़ रहा है तो आरबीएम के अंदर क्या होगा, डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो नेट खर्चा, जो नेट बर्डन या नेट एक्सपेंस आप इनकम स्टेटमेंट में लेके जा रहे हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल दोनों को दोनों ने मिलकर 2 पॉइंट्स बता दिए, यही 2 पॉइंट्स हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी loses more of its value in initial years therefore more depreciation should be charged. In initial years. Moreover, there is little burden, there is little expense of repair and maintenance for plant when it's new. So this burden increases as plant gets older. So to equally distribute the burden, RBM should be used. यहाँ पे आपने पूरे तीनों मार्क अपने कमा लिया। आगे बढ़ते हैं। Butler also purchases loose tools for use in the business. Explain 2 accounting treatments for loose tools. अच्छा, loose tools आपने समझ लो यार, स्पेयर पार्ट जो कि बिजनेस के अंदर वैसे ही पड़े हुए हैं और इस्तेमाल के लिए पड़े हुए हैं, उनके लिए जो है वो उनको बेसिकली हम लोग लूज टूल्स से जो है रेफर करते हैं। एंड अब वो कहता है कि भाई 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ लूज टूल्स के लिए। तो ये अब 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप जरा समझ भी लिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट और इट इज समथिंग जो कि हमने जो लेक्चर समझा था उसके अंदर इतनी डिटेल में बात नहीं की थी। अच्छा, एक हमने लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, एक हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई कुछ चीजें जो एक छोटे बिजनेस के लिए एसेट होती है वो एक बड़े बिजनेस के लिए क्या होती है, एक्सपेंस होती है। क्योंकि एक बड़ा बिजनेस कहता है कि यार ये जो इसकी अमाउंट है ये मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है, मेरी जो अमाउंट है बहुत ज्यादा, मैं बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के अंदर डील करता हूँ, खेलता हूँ, मेरे तो एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर मैं इतनी छोटी सी चीज को एसेट दिखा के और उसके ऊपर सारा डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने बैठ जाऊं तो हो गया मेरा काम। तो यहाँ पे जो लूज टूल्स है ना, क्योंकि लूज टूल्स है स्पेयर पार्ट्स वगैरह, यू कैन कंसीडर इट एज एनी पार्ट जो कि बिजनेस अपने डे टू डे यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कभी कभार साल के एंड पे कुछ पड़े भी रहते हैं जो इस्तेमाल नहीं हुए होते, तो बिजनेस उसको क्या कहते हैं, अब ट्रीटमेंट किस तरीके से करता है इस तरीके के एसेट्स का या लूज टूल्स का। एसेट कहना भी इनको अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि अब ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एज एसेट ट्रीट करता है या एज अ एक्सपेंस ट्रीट करता है। लेकिन जो बेसिक अंडरलाइन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है लूज टूल्स के पीछे वो क्या है, वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है कि भाई कुछ बिजनेसेस के लिए लूज टूल एक्सपेंस होगा जबकि कुछ के लिए वो एसेट होगा। तो अब जिन बिजनेसेस के लिए लूज टूल जो है वो एक्सपेंस है तो वो इसको क्या ट्रीट करेंगे, वो इसको सिंपली एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और इसको
इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज अ एक्सपेंस राइट ऑफ कर देंगे. इट इज और इट कैन बी written off, it can be written off as an expense, as an expense for businesses, for businesses whom, for businesses having the amount of loose tool, नहीं थोड़ा सही words नहीं बैठ रहे, as a expense, it can be written off as an expense where it can be written off as an expense when the amount of loose tools is immaterial या insignificant. Loose tools is immaterial. Immaterial का क्या मतलब है? कोई ऐसा significant amount ही नहीं है. Immaterial भी लिख सकते हो आप इसके लिए, or you can use the word insignificant. इतनी कोई significant amount नहीं है तो business loose tool को simply क्या treat करेगा? As a expense treat करेगा. तो ये वही बात होगी, जो एक बड़ा business होगा उसके लिए हो सकता है भाई loose tool बहुत छोटी amount का, उसके लिए insignificant हो, वो उसको simply as a expense treat कर देगा. लेकिन जो आपका बड़ा बिजनेस, जो आपका छोटा बिजनेस होगा उसके लिए हो सकता है वो अमाउंट क्या हो जाए, सिग्निफिकेंट हो जाए. तो वो अब क्या करेगा? कैन बी ट्रीटेड एज अ नॉन करंट एसेट, कैन बी ट्रीटेड as non-current asset if amount is significant. अच्छा, अब नॉन करंट एसेट ट्रीट हो रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे. तो मेथड कौन सा यूज होगा? रिवैल्यूएशन मेथड यूज होगा उसके लिए. इवन जब हम रिवैल्यूएशन मेथड पढ़ रहे थे तो हमने रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर बात की थी कि भाई रिवैल्यूएशन मेथड इज नॉर्मली यूज्ड फॉर दोज एसेट्स जिसके अंदर हमने एग्जांपल दी थी किसकी? लूज टूल्स की. यहाँ पे लिखा हुआ होगा hence the formula to calculate depreciation is, यहाँ पे एंड पे शायद बात हुई थी कि भाई रिवैल्यूएशन मेथड किसके लिए यूज होगा? having a significant value such as loose tools and pallets and so on. तो loose tools की ज्यादातर एग्जामिनर आपसे जो है रिलेटेड सवाल करता है. So can be treated as non-current asset if amount is significant for business. और फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा इस्तेमाल होगा? ये एक पॉइंट मार्क दिलाएगा. रिवैल्यूएशन मेथड कैन बी यूज्ड, रिवैल्यूएशन मेथड can be used to charge depreciation, can be used to charge depreciation. यहाँ पे हमें इसका बकाया 2 मार्क भी मिल जाएगा. तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड कि एक ही चीज एक बड़े बिजनेस के लिए एज एक्सपेंस है और दूसरे बिजनेस के लिए एज एसेट है. इसके पीछे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? मटेरियलिटी है. देन लास्ट में कहते हैं एक्सप्लेन वन फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन. तो वो हमें पता है भाई, प्रूडेंस भी लिख सकता हूँ और मैचिंग भी लिख सकता हूँ, अक्रूवल भी लिख सकता हूँ. तो प्रूडेंस, लेकिन ये है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी अगर दी जाए इन सब में भी तो प्रूडेंस को ही दी जाएगी. लेकिन एक्सेप्टेबल सारे. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, अच्छा मतलब इसमें हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इस तरीके से लिख सकते हो आप कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं या अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं, दे शुड बी कंसिस्टेंट फॉर अ बिजनेस. बिजनेस ऐसा ना करे कि भाई किसी साल प्रॉफिट कम दिखाने हैं तो डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा चार्ज कर दे, फिर अगले साल प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिखाने हैं तो डेप्रिसिएशन रेट कम कर दे, अपनी मर्जी से कभी एसएलएम मेथड लगाए कभी आरबीएम मेथड लगाए. तो ऐसा नहीं हो सकता. द बिजनेस हैज टू स्टे कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज, रेट्स एंड मेथड्स. तीनों चीज है. पॉलिसी ईयर की बेसिस पे, ऐसा ना करे कि पहले साल जी मंथली पे चार्ज कर रहे थे, अगले साल जो है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज एंड नो ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर डिस्पोजल पे चले गए. तो बिजनेस हैज टू स्टे कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज, मेथड्स, रेट्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. तो बिल्कुल लिख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी. सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट assets should assets and profits should never be under / over stated to represent a true
and fair view of the business to represent a true and fair view of the business। और यहाँ पे हमारे पूरे 15 मार्क का सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला भाई तो बताइए, अभी तक जो बात थी पूरे सवाल के अंदर। नहीं नहीं सर। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये एक सवाल काफी लंबा हो गया, लेकिन इसको लंबा मैंने जानबूझ के करा है मुझे, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों के दिमाग में बैठे कि किस तरीके से जो है वो सवालात जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो अब इंस्टेड ऑफ डूइंग अनदर थ्योरी क्वेश्चन, क्योंकि वो तो 30 मार्क वाला, वो स्टार्ट करवा भी दूं तो खत्म नहीं होगा, बल्कि पहला पार्ट भी शायद ही